नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विजय सर। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कह रहा है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कह रहे या क्रियावाच्य। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कर्ता नहीं है। आम कर्म है और उसके बाद खाया जाता है, यह अब इसके बाद क्रिया ही है। तो क्रिया यहाँ जहाँ कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय यानी जिसका व्यय न हो, यानी अविकारी, यानी जिसका परिवर्तन न हो, यानी जिस पर लिंग, वचन, क्रिया, काल इन सब का मतलब प्रभाव न पड़ता हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तथा शब्द है, यह चाहे आप काल बदल लीजिए, लिंग बदल लीजिए, वचन बदल लीजिए, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं वहाँ गया तथा, पुरुष है, पुरुष चेंज कर रहे हैं हम लोग, मैं की जगह पर फिर वह लगा दे रहे हैं अगर, तो वह वहाँ गया तथा। तो कहने का मतलब कि ये जो तथा शब्द है ये अव्यय है। चाहे आप काल बदल लीजिए, कारक बदल लीजिए, लिंग बदल लीजिए, वचन बदल लीजिए, ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा, यानी निम्नलिखित में से अव्यय है सी ऑप्शन तथा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, अतः ऑप्शन ए सही होगा। पांचवें प्रश्न को चलते हम लोग। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण यानी नीति में निपुण, तो जहां कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वहां तत्पुरुष समास ही होगा। क्योंकि द्वंद्व समास में और या विग्रह मतलब समास विग्रह करते हैं तो और आता है या तो या आता है। बहुब्री में कोई तीसरा पद प्रदान होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, और जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि उसमें तत्पुरुष समास होगा। अतः नीति में निपुण ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी अगर पूछे कि कौन सा समास है तो में अधिकरण में होता है, में और पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। आत्मनेपद के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसके आत्मनेपद के रचनाकार अज्ञेय हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कह रहा कि इसमें जो क्रिया विशेषण प्रयोग है सर्वत्र, वह किस प्रकार का है? परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है या स्थानवाचक है? हम लोग देखते हैं कि जो सर्वत्र वर्ड है यानी हर जगह यानी हर स्थान, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ये स्थानवाचक है, अतः ऑप्शन 7 का डी सही होगा, स्थानवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग, 8वें प्रश्न की ओर। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो हम सभी जानते ही हैं कि अध्यापिकाएं ही होता है इसका बहुवचन, अतः ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगले प्रश्न को चलते हम लोग।
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी जिसकी आशा न की गई हो, यानी कोई भी, जैसे कोई जीत हो, अप्रत्याशित जिसको जीत मिल जाती है उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। यानी जब यानी मान लीजिए कोई, हम ये जैसे यूपीपी की परीक्षा में ही हमने आस लगाई हो कि इतना नंबर आएगा, उससे भी अधिक आ जाए तो उसको अप्रत्याशित बोलेंगे। यानी जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। जहां खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सदाव्रत, भोजनालय, यथाशक्ति, रसोई। रसोई होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ तो भोजन बनाया जाता है। यथाशक्ति भी नहीं होगा, भोजनालय जहाँ भोजन रखा जाता है, भोजन का घर। तो सदाव्रत ही ऑप्शन इसका सही होगा। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको सदाव्रत कहते हैं, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है जिसको, तो 3 होते हैं। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सी जो ऑप्शन है ये अति उत्तम पुरुष होता ही नहीं है। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष उसको बोलते हैं, दूसरे वाले को मध्यम पुरुष, तीसरे वाले को उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो सी ऑप्शन है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, अतः ऑप्शन सी ही इसमें सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यानी कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया भूतकाल में तो हो लेकिन शुरू हुई हो भूतकाल में और अभी अभी खत्म हुई हो, समाप्त हुई हो। तो अभी अभी समाप्त होने का मतलब निकट, और निकट के लिए जानते हैं कि आसन्न शब्द होता है, आसन्न मतलब निकट होता है, आसन्न भूतकाल। अतः ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल तो सामान्य जो भूतकाल क्रिया है उसमें रहेगा। अपूर्ण यानी जैसे वह खा रही थी, वह खा रहा था, वह जा रहा था, इस तरह से रहेगा तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल जैसे बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे, उनके 4 लड़के थे, इस तरह से, तो वो पूर्ण भूतकाल है। और सामान्य भूतकाल जो हम सामान्य रूप से वर्ड यूज करते हैं कि वह जाता है, खाता, जाता था, खाता था, इस तरह से अगर यूज करते हैं तो सामान्य भूतकाल वो हो गया। यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आसन्न भूतकाल, यानी क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी कह रहा है कि जो इसमें नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा नाक द्वारा उच्चारित किया जाता है, नासिका द्वारा। तो हम लोग जानते ही हैं किसी वर्ग के का पंचम वर्ण जो है, यानी अंग, या अंग, अड़, या न, म, ये जो है ये सब पंचम वर्ण जो है किसी वर्ग का वह नासिका से उच्चारित होता है, अतः इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अड़। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यानी विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे इंग्लिश में भी होती है उस तरह से हिंदी में भी, ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कंपैरेटिव, सुपरेटिव, पॉजिटिव डिग्री होती है, उसी तरह है। तो कह रहा है कि यह करेला कड़वा है, इसको कह रहा है कि ये कह रहा है कि यह करेला कड़वा है, तो ये पूछ रहा है कि ये इसमें उत्तरावस्था यानी इसमें तुलना किया गया है, तो तुलना तो इसमें है नहीं, सिर्फ यह करेला कड़वा है बोल रहा है, तो ये मूलावस्था है, यानी विशेषण की ये मूल अवस्था है। अगर हम लोग कहते हैं कि यह करेला नीम से भी कड़वा है,
नीम की तरह कड़ा है। और नीम से भी मतलब उससे भी अगर उत्तमावस्था हो जाता या केवल कंपेरिजन करते, तुलना करते, तो ये उत्तरावस्था होता। तो ये कोई भी इनमें से अवस्था नहीं है, ये है मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री है समझिए कि अंग्रेजी में। तो अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आप जानते ही हैं, ये सब गबन गोदान ये सब प्रेमचंद की रचना है। तो अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो देखते हैं हम लोग, दीप शिखा, नीरजा और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो हम लोग देखेंगे कि दीप शिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यामा रचना के लिए उनको मिला है। वर्ष 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी बहुत सारी अन्य रचनाएं भी है, जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांति गीत है आदि। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। पराजय में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पहले लग करके उसमें नवीनता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। तो पराजय में हम लोग परा यानी पहले तो यही लगा है, तो परा उपसर्ग है, संस्कृत का यह उपसर्ग है जिसका अर्थ प्राधान्य, विक्रम और अन्य अर्थ भी होता है। इससे बने शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे पराक्रम है, पराभूत है, पराकाष्ठा है, परार्थ है। तो पराजय में उपसर्ग होगा परा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लिख आवट, यानी इसमें आवट जो है ये प्रत्यय है, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसमें नवीनता लाते हैं। तो अंत में इसमें वट नहीं आवट है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आवट प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राजभाषा विभाग है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत ये विभाग आता है। उच्चतर शिक्षा विभाग तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। और अन्य जो है जैसे साहित्य अकादमी, ये सरकारी माने भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। ये एक तरह से संस्था है, सरकारी संस्था है। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा, राजभाषा विभाग। अगले प्रश्न को चलते हैं। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मत को देने वाला, मत को देने वाला, देखिए इसमें को वही कारक और विभक्ति चिन्ह आ गया है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म जो है कर्म में को होता है। तो इसमें जिसमें ये चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए, तो तुरंत समझ जाइए कि उसमें तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष में कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में तत्पुरुष ही दिया है, अतः ऑप्शन डी पर ही लगाएंगे हम लोग कि डी सही है, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है कि कंठ तालव्य यानी कंठ से और तालु से बोला जाने वाला वर्ण, इसमें से दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा ऊ है यह तो उससे बोला जाने वाला है नहीं। यह जो ऊ है यह ये ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण है। और जो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण है वो औ है। कंठ और ओष्ठ दोनों से औ बोला जाता है। और री जो है ये मूर्धन्य हर्ष स्वर वर्ण है, ये मूर्धन्य स्वर है, री है। री से जैसे ये है ट ठ ड ढ, ये और री ये मूर्धा से बोला जाता है, तो मूर्ध हो गया। ये जो है ये कंठ तालव्य दीर्घ है, कंठ से और तालु से दोनों से वो उच्चारण उसका होता है, अतः ऑप्शन डी इसमें से सही होगा। 22 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली,
कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन मैसूर में स्थित है। इस मिशन का उद्देश्य अनुवाद को एक उद्योग के रूप में स्थापित करना था और इसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध उपलब्ध कराना है। अतः इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? जानते ही हैं हम लोग कि ये फणीश्वर नाथ रेणु। जैसे ही मैला आंचल आता है हम लोग की जुबान पर तुरंत आ जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु। अधिकतर बच्चों को याद ही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगले प्रश्न को चलते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, यानी इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। इसमें जो बुंदेली है यह पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बाकी ये जो छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, बघेली है, ये पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली ये सब हैं। और ये जो बुंदेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये बुंदेली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। अतः ऑप्शन इसमें ए सही होगा। और अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? कंचन यानी सोना। तो कनक कनकते माँ सौगुनी मादकता अधिकार। जानते हैं कनक मन सोना होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है। चरण कमल बंधव हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल यानी उपमेय में उपमान का इसमें भेद रहित आरोप होता है। जिसमें ऐसा होता है उसको रूपक अलंकार कहते हैं, उसमें रूपक अलंकार होता है। यानी इसमें न तो समानता बताई जाती है न संभावना बताई जाती है, डायरेक्ट उसको मान लिया जाता है। वही चीज उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। चरण कमल, चरण को कमल जैसा बताया जा रहा है। तो प्रभु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ये सूरदास का लाइन है, पद्य में से है। तो इसमें या उसका जैसे हम व्याख्या करें, अगर रूपी शब्द आ जाए तो भी समझ जाएंगे कि रूपक अलंकार होता है। अधिकतर बीच में योजक चिन्ह भी होता है। चरण कमल इसमें नहीं है लेकिन होना चाहिए यहाँ। तो चरण कमल बंदो हरिराई यानी प्रभु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ, कमल रूपी चरणों की। तो उसमें रूपक अलंकार है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान में हम लोग जानते हैं को आता है और के लिए भी आता है। अतः ऑप्शन सी सही होगा, संप्रदान कारक। अगले प्रश्न को चलते हैं। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? नील कमल, नील यानी कमल कैसा है? तो नीला है, यानी कमल विशेष्य है और ये नील जो है, यह जो नील शब्द है ये क्या है? विशेषण है। यानी कमल कैसा है? तो नीला है। तो जहाँ विशेषण और विशेष जिस समास में पाए जाते हैं उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि इसी में पहला पद या दूसरा पद कोई विशेषण और एक विशेष्य होता है। विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम, उसमें से कोई एक होता है। तो अतः इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। पढ़ने से ही अनुमान लगा लिए होंगे कि ऑप्शन सी ही सही होगा। वह देर तक सोकर उठता है, क्योंकि यही अच्छा लग रहा है और बाकी सब तो गलत लग रहा है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। डिबिया, हीरा, समाचार, प्याला। इसमें अगर डिबिया रहता, चंद्र बिंदु रहता डिबिया पर, तो ये बहुवचन ये भी हो जाता। प्याला तो है नहीं, हीरा भी नहीं है। समाचार, समाचार कहीं कहीं पर इसको अनकाउंटेबल मानता है कि इसको गिना नहीं जा सकता। और न्यूज से न्यूज बना है, तो न्यूज से ही समाचार है। तो न्यूज शब्द जो है वो बहुवचन
अंग्रेजी में हो ही जाता है, इसलिए हिंदी में भी ये समाचार शब्द बहुवचन ही माना जाएगा। डिबिया तो है नहीं, डिबिया रहता तो वही हो जाता, अतः ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। इसमें हम लोग देखेंगे कि न तो नमक स्त्रीलिंग है, न भात है, न पनीर है। इसमें लौंग शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? यानी कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है समस्त पद नहीं है, समासिक पद नहीं, बल्कि समास विग्रह के रूप में है। इस ऑप्शन में से ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि नगर प्रवेश, कला प्रवीण, रणशूर, इसमें समास विग्रह नहीं है। अगर रहता नगर में प्रवेश, कला में निपुण, रण में शूरवीर, तो लेकिन यहाँ है कार्य में दक्ष, यानी इसमें विभक्ति कारक चिन्ह है, तो समास विग्रह वाला पद यही है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद दोनों ही प्रधान हो, दोनों ही मुख्य हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? यानी बाद वाला भी प्रधान हो और उसके पहले वाला भी प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होता है। तो दोनों पद प्रधान हम जानते हैं कि द्वंद्व समास में होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। यानी इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अतः ऑप्शन इसमें सी सही होगा। धन्यवाद।